इन्वेस्टमेंट्स के। अच्छा। आज जो है हमने बात करनी है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है उसमें से एक एमटीक्यू आता है, तो आप यूँ कह सकते हो कि ये अराउंड आपका 8 से 12 मार्क्स का जो है वो एग्जाम वेटेज इस चैप्टर का बनता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो जी। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हमारे पास एनपीवी है, आईआरआर है, एनयूनिटी है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो कंपाउंडिंग है। ठीक है। और ये हमारे पास जरा मेजर इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। समझने के लिहाज से बहुत आसान है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका तो क्वेश्चंस इजीली इसके हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इसके फॉर्मूलाज जो है आपने बहुत ही ध्यान से समझने हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करना, इन्वेस्टमेंट की जो है वो आप कह रहे हो रेलेवेंसी देखना कि आया हमें एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट होगी? तो ये बेसिकली आपकी एसेट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो होती हैं। ठीक है। एसेट इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है? यानी आप एक ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आइदर आप उससे कोई चीज खरीद रहे हो या आप एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से आपको रिटर्न्स आ रहे हैं। दोनों ही एसेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और एसेट इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपको डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो कंसिडर करने पड़ते हैं। आपके पास एक कंपनी के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के। कंपनी को ये देखना होता है अच्छा इनमें से किन ऑप्शंस को जो है वो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ और किन को मुझे रिजेक्ट करना है। अब ये जो एक्सेप्टेंस है और ये जो रिजेक्शन है ये डिफरेंट पॉइंट की कंसिडरेशन पर की जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कंपनी ने ये एस्टिमेट करना होगा कि उसके पास एसेट एक्सपेंडिचर बजट कितना है। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं एसेट एक्सपेंडिचर बजट। एसेट एक्सपेंडिचर बजट क्या होता है? इसके अकॉर्डिंगली एक कंपनी एस्टिमेट करती है कि हमारे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं जिनसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसेट का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपने कोई मशीन खरीदनी है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप मशीन भी खरीद रहे हो या फिर आप एक ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करो जहां से आपको रिटर्न्स मिल रहा है, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी जो द वेरी फर्स्ट स्टेप कंपनी ने ये एस्टिमेट करना होता है कि उसके पास एसेट एक्सपेंडिचर बजट कितना है। अब एसेट एक्सपेंडिचर बजट कैसे एस्टिमेट किया जाता है? दिस इज समथिंग जो हम अभी डिस्कस नहीं करते और ना ही हमारा इस पर कोई इतना इन डिटेल कॉन्सेप्ट है। हमने सिर्फ बस ये याद रखना है कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कंपनी कंसिडर करती है वो ये करती है कि हमने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं अपने एसेट में। ठीक है। जब कंपनी एसेट एक्सपेंडिचर बजट बना लेती है तो बनाने के बाद अब कंपनी ये सोचती है अच्छा कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। ऑप्शन वन में ये इन्वेस्टमेंट है, टू में ये, थ्री में ये, एंड फोर में ये। फिर कंपनी ये देखती है अच्छा ये जो चार अवेलेबल ऑप्शंस हैं हमारे पास इनमें से किस ऑप्शन को हमें अवेल करना चाहिए और किसको रिजेक्ट करना चाहिए। तो दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब हमने ये समझना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? तो द वेरी फर्स्ट थिंग, एस जो सबसे पहला फैक्टर है वो हमारे पास है कि कैश अवेलेबिलिटी या इन्वेस्टमेंट अवेलेबिलिटी आप कह लो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप चलो कह लो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट अवेलेबिलिटी, कि आपकी कंपनी के पास कितनी अमाउंट अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आया है जिसमें $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। कंपनी के पास $1 मिलियन है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगी। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट अफेक्ट्स द अप्रेजल और दैट अफेक्ट्स द इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी, वो पॉइंट है इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है कंपनी के पास। ठीक है। नंबर टू, प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कंपनी ये देखती है कि भाई इस जिस इन्वेस्टमेंट में मैं इन्वेस्ट करने जा रही हूं उस इन्वेस्टमेंट में मुझे कितना प्रॉफिट होगा। नंबर थ्री, रिस्क इन्वॉल्व।
कंपनी रिस्क इन्वॉल्व जो होता है उसको भी देखती है। अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, तो वो रिस्क ले सकती है। लेकिन एक स्टार्टअप है, एक छोटा सा बिजनेस है जिसको भी स्टार्ट हुए 2-3 मंथ्स हुए हैं, तो वो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, और ना ही उसके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू मौजूद होगी एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपका जो रिस्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू प्रॉफिट। ठीक है, आपका जो रिस्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रॉफिट से। इसका क्या मतलब है कि भाई जिस जगह ज्यादा रिस्क है, जिस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क होता है, वो इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा पैसे भी कमा कर देती है, या वो ज्यादा प्रॉफिट भी कमा कर देती है। देखो, बैंक्स या गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट कर देना बड़ा ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। दीज आर लीगल अथॉरिटीज, ये आपके साथ धोखा नहीं करती, राइट। तो इन रिटर्न ये जी। आपको बड़ा माइनर सा इंटरेस्ट दे रही होती हैं। गवर्नमेंट के प्राइस बॉन्ड्स खरीद लो, बैंक के साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, या बैंक्स के जो है वो सेविंग अकाउंट्स में इन्वेस्ट कर दो, तो ये आपको बहुत माइनर जो है वो इंटरेस्ट कमा कर देती हैं। लेकिन आप अगर अपने पैसे जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लगा दो, जो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होती है, विद इन सेकेंड्स इंक्रीज डिक्रीज आ रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको ज्यादा प्रॉफिट भी कमा कर देती है। विद इन सेकंड्स आपको थाउजेंड्स का प्रॉफिट हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली, एंड विद इन सेकंड्स आपको थाउजेंड्स का लॉस भी हो जाता है, राइट। तो जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी, रिस्क फ्री होगी, उतना ही उसका प्रॉफिट जो है वो कम आएगा। जितना ही आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्की होगी, हाई प्रॉफिट उसमें से जनरेट होगा। वॉलेटाइल जितनी होगी, उतना ही आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो एक कंपनी जो है उसकी उसकी जो सिचुएशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि आया कंपनी रिस्क टेकिंग है। कंपनी के मैनेजर्स, आपने बिजनेस टेक्नोलॉजी के एग्जाम में पढ़ा होगा कि 3 तरह के मैनेजर्स होते हैं। एक न्यूट्रल मैनेजर होता है, एक रिस्क एवर्स मैनेजर होता है, और एक रिस्क सीकर मैनेजर होता है। तो ये भी देखा जाएगा कि जी। जो मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है, वो रिस्क सीकर है, वो रिस्क टेकर है, या वो रिस्क एवर्स है, वो रिस्क अवॉइडर है, राइट। तो ये चीजें भी आपकी कंपनी में अफेक्ट कर रही होती हैं कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट कंपनी को करनी चाहिए। फिर इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं? नंबर 4 हमारे पास टाइम ऑफ रिटर्न है, कि भाई आपको जो रिटर्न है वो कितने टाइम में मिल रहा है। कुछ कंपनीज ये चाहती हैं कि भाई हमें जितना जल्दी हो सके पैसे वापस मिल जाए, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है वो प्रेफर करेंगी जिसका रिटर्न टाइम पीरियड कम है। और कुछ ऐसी कंपनीज है जो कहती है भाई कोई बात नहीं, लंबे अरसे तक हमें रिटर्न मिलता रहे तो कोई इश्यू की बात नहीं है। वो स्टैब्लिश्ड कंपनीज होंगी तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रेफर कर रही होंगी, राइट। तो टाइम ऑफ रिटर्न भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। फिर इसके अलावा जो है इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिल रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट है या लो इंटरेस्ट रेट है, किस रेट पर आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ये भी आपका जो है वो अफेक्ट करता है आपकी इन्वेस्टमेंट को। इसके अलावा भी बहुत से रीजंस हैं, बट मेजरली ये कुछ रीजंस हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब कैसे जी। इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है, ये अफेक्ट करता है, ये बेसिकली हम डिफरेंट क्या कहते हैं, डिफरेंट स्टेप्स में हम इनको पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं पे बैक मेथड, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। पे बैक मेथड आपको ये बताता है कि व्हेन इज योर इन्वेस्टमेंट, और व्हेन द कंपनी will when the company will receive back its investment। ठीक है, पे बैक मेथड आपको ये बताता है, द वेरी फर्स्ट मेथड, कि कंपनी ने कब पैसे वापस लेने हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पे बैक मेथड आपको क्या बताता है कि कब जो कंपनी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो उसको वापस मिल रहे हैं। ठीक है, तो पे बैक मेथड जो है वो सबसे इनिशियल स्क्रीनिंग मेथड है, यहां लिख लीजिए, ये इनिशियल स्क्रीनिंग मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये बेस्ड ऑन कैश फ्लो एंड नॉट ऑन काउंटिंग प्रॉफिट। ओके,
ठीक है। तो पे बैक मेथड आपका एक ऐसा मेथड है जो कंपनीज यूज करती हैं ये चेक करने के लिए कि अच्छा अगर हम इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमारे ही इन्वेस्ट किए हुए पैसे कब वापस मिल रहे हैं। ये पे बैक मेथड है। ठीक है। आपका पे बैक मेथड कैश जी। फ्लो से डील करता है, प्रॉफिट से डील नहीं करता। कंपनीज इस बात से कंसर्न नहीं होती कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कंपनी इस बात से कंसर्न होती है कि हमने जो 1 लाख इन्वेस्ट किया है वो हमें कब वापस मिल रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये कैश फ्लो को फोकस करता होता है और अकाउंटिंग प्रॉफिट को फोकस नहीं करता। इनिशियल स्क्रीनिंग मेथड के तौर पे यूज होता है। नाउ व्हाट इज इनिशियल स्क्रीनिंग मेथड? इनिशियल स्क्रीनिंग मेथड का मतलब है द वेरी फर्स्ट स्टेप जिससे कंपनी अपनी अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स को फिल्टर आउट कर देती होती है। पे बैक मेथड जो है वो दो तरह का होता है। द वेरी फर्स्ट पे बैक मेथड इज इवन कैश फ्लोस के साथ, और जो दूसरा पे बैक मेथड है वो होता है अनइवन कैश फ्लो के साथ। ठीक है। अब इवन कैश फ्लोज एंड अनइवन कैश फ्लोज का क्या मतलब है? इवन कैश फ्लोज का मतलब है कि आपको एनुअली या आपको हर साल जब तक वो इन्वेस्टमेंट है आपको एक इक्वल अमाउंट, एक कांस्टेंट अमाउंट रिसीव हो रही है। तो फॉर इंस्टेंस आपने इन्वेस्ट किया जी। है, आपने $100,000 इन्वेस्ट किए हैं एंड इन्वेस्टेड, एंड आपको हर साल $10,000 का एनुअल कैश फ्लो आ रहा है। ठीक है। तो अगर इस तरीके की इन्वेस्टमेंट है कि लेट से आप 100,000 आपने इन्वेस्ट किया और हर साल आपको 10,000 एनुअली इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो रिसीव हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इवन कैश फ्लो पे बैक। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास हर साल सिंगल अमाउंट या एक कांस्टेंट अमाउंट या फिक्स्ड अमाउंट आपको इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लो रिसीव हो रही है। तो देखें जी, पे जी। बैक विद इवन कैश फ्लोस जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो कैलकुलेट होता है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर दिया जाता है आपके एनुअल कैश फ्लो में। तो देखें इसमें आंसर आ जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने की थी 100,000 की और एनुअली हमें रिसीव हुआ 10,000, विच मींस कि हमें 10 years में ये 100,000 वापस मिलेगा। ठीक है। यानी आप आज अगर 100,000 इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 100,000 आज इन्वेस्ट करते हो तो आपको, और अगर हर साल आपको 10,000 इन रिटर्न मिल रहा है तो 10 years लग जाएंगे आपको इस 100,000 को रिकवर करने में। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें एक बड़ा ही जी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि देखो आज हम 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो 10 years तक स्प्रेड हुए हुए हैं। हमें आखिरी अमाउंट आज से 10 साल बाद मिलेगी। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आज से 10 साल बाद अमाउंट हमें मिलेगी उसकी वो वैल्यू तो नहीं होगी जो आज 10,000 की वैल्यू है। यानी इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि इट डू नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। कि आपका जो पे बैक मेथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। सिंपल ये आपको बताता है आप आज जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको कब मिलेंगे। इस फॉर्मूला को अपने पास जो है वो रिकॉर्ड नोट कर लें। इसका फॉर्मूला क्या है? पे बैक इवन कैश फ्लो का फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। आपको 50,000 आपने आज इन्वेस्ट किया, आपको हर साल $10,000 मिल रहे हैं, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 विच मींस 5 years टाइम में आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अनइवन की जब हम बात करते हैं तो अनइवन में क्या होगा? फॉर इंस्टेंस आपने ये याद रखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा कब की जाती है? ईयर जीरो में की जाती है। ठीक है। ईयर जीरो का मतलब है आज। ठीक है। याद रखना कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा कब की जाती है? ईयर जीरो में की जाती है। ईयर जीरो का मतलब है राइट नाउ, प्रेजेंट, आज।
ठीक है। और आपका जो कैश फ्लो है वो ईयर 1 यानी आज से 1 साल बाद स्टार्ट होता है। राइट, तो देखें फॉर इंस्टेंस हम अज्यूम करते हैं ईयर 0 में आपने 100,000 इन्वेस्ट किया, आपको ईयर 1 में 40,000 जो है वो रिसीव हो रहा है। ठीक है। ईयर 2 में अब क्योंकि अनइवन है तो हर साल आपको डिफरेंट अमाउंट जो है वो मिल रही होगी। ईयर 3 में आपको 40,000 अगेन मिल रहा है, और ईयर 4 में आपको 20,000 जो है वो मिल रहा है। राइट, तो अब देखो 100,000 आपने आज इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको हर साल डिफरेंट अमाउंट मिल रही है। दिस इज कॉल्ड पे बैक विद अनइवन कैश फ्लो। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप 1 बाय 1 जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें से आपके अपने कैश फ्लोज को माइनस करते जाओ। आपने 100,000 आज इन्वेस्ट किया, पहले साल आपको 40,000 रिसीव हो गया, पीछे कितना बचा? 60,000। राइट, 100,000 इन्वेस्ट किया था, पहले साल 40,000 बिस्मा रिसीव हो गया, उसके बाद आपने कितना रिसीव करना है? 60,000 रिसीव करना है। अब पहला साल खत्म हो गया, 40,000 मिल गया, 60,000 रह गया। सेकेंड ईयर में हमें 30,000 दोबारा मिल गया, तो 60 में से 30 माइनस किए तो 30,000 मजीद हमारे पास अभी रिसीव होना बाकी है। ठीक है। अब दूसरा साल जी। भी खत्म हो गया, हमें कितने पैसे मिल गए? हमें 40 30 70,000 मिल चुका है, 30,000 अभी भी हमारा रहता है। अब ईयर 3 में हमें कितने पैसे चाहिए? हमें 30,000 चाहिए। हमें मिल कितना रहा है? हमें 40,000 मिल रहा है। दिस मीन्स कि हमारी इन्वेस्टमेंट तो रिकवर हो रही है थर्ड ईयर में, लेकिन हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। हम पे बैक मेथड पढ़ रहे हैं, हमने प्रॉफिट को डील नहीं करना। हमने सिर्फ ये देखना है कि यार ये जो 30,000 हमें रिसीव हो रहा है, ये कितने टाइम में रिसीव हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है, आप अपने पास फॉर्मूला नोट करें, अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय 12। तो देखिए जी, हमें कितने पैसे चाहिए? थर्ड ईयर में हमें 30,000 चाहिए, हमें रिसीव कितना हो रहा है? हमें 40,000 रिसीव हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय 12 करें, इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 30/40 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 9, विच मीन्स के हमें 9 मंथ्स में इन्वेस्टमेंट पूरी हो रही है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा 2 years, यानी 2 साल पूरे लग गए, एंड 9 मंथ्स में हमें जो है हमारी इन्वेस्टमेंट रिसीव हो। ठीक है, तो देखो ये जो 30,000 है ये कब पूरा हो जाएगा? ये तीसरे साल के 9 मंथ्स में पूरा हो जाएगा। 9 मंथ्स के जी। बाद हमें क्या होगा? 9 मंथ्स के बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 40,000। यानी पहले 9 मंथ्स में 30,000 रिकवर होगा, अगले जो 3 महीने हैं उनमें बाकी 10,000 आके हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपको अनइवन का क्वेश्चन अव्वल तो आता नहीं होता, लेकिन अगर आ जाए बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। आपने सबसे पहले 1 बाय 1 माइनस करना होता है अपनी रिसीविंग्स को, अपने कैश फ्लोज को। जब आप ये देखें कि आपकी रिसीविंग अमाउंट अलग है, आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट अलग है, रिसीविंग अमाउंट डिफरेंट है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट को रिसीविंग अमाउंट पे डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दे, आपको मंथ्स में आंसर आ जाएगा। अगर आंसर आ जाए 7.6 मंथ्स, राउंड ऑफ करके 8 मंथ्स पे ले जाओ। अगर आंसर आ जाए 7.3 मंथ्स, राउंड ऑफ करके 7 मंथ्स पे ले जाओ। अगर आंसर आ जाए 7.5 मंथ्स, राउंड ऑफ करके 8 मंथ्स पे ले जाओ। आई बिलीव सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जी। यहां तक अगर जी। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। जी बिस्मा, आपको समझ में आ रहा है? आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। नहीं। ठीक है, चलें। तो दिस वाज वेरी इजी। आपने जो इंपॉर्टेंट बातें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि पे बैक इनिशियल स्क्रीनिंग पे के लिए यूज होता है। इसकी बेसिस पे कंपनी डिसाइड नहीं करती कि हमने ये इन्वेस्टमेंट यूज करनी है कि नहीं करनी। सिर्फ इनिशियल स्क्रीनिंग में कि लेट्स से कंपनी के पास अगर 50 इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन है, और कंपनी ये चाहती है कि यार हमने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जो हमें 10 ईयर्स के बाद रिटर्न दे रही है, या 10 ईयर के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी हो रही है, तो कंपनी पे बैक मेथड यूज करके उन इन्वेस्टमेंट्स को फिल्टर आउट कर लेगी जो 10 साल के अंदर अंदर कंपनी को उसके पैसे वापस कर रहे हैं। राइट, कंपनी ने डिसाइड कर दिया कि भाई अच्छा, आउट ऑफ 15 10 इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जो हमें हमारे पैसे विद इन 10 ईयर्स या मैक्सिमम 10 ईयर्स तक जो है वो रिटर्न कर रही हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पे बैक मेथड।
ड्रॉबैक क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। ये ये कहता है कि आपको अगर 10 साल बाद भी जो पैसे मिल रहे हैं उनकी वही वैल्यू है जो आज है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़ा ही मजे का कॉन्सेप्ट है। वो ये कहता है कि आज आपके पास जो पैसे हैं उनकी वो वर्थ नहीं होगी आज से 1 साल बाद या आज से 2 साल बाद। यानी $100 worth today is not equal to $100 is not equals to worth of $100 1 year later. This means that if you can buy one thing in $100 today, you cannot buy that thing with $100 1 year later. अगर आपको आज एक चीज ₹100 में $100 में मिल रही है, 1 साल बाद आपको वो चीज कितने की मिलेगी? 120 130 डॉलर की, विच मीन्स प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या मतलब है? ईयर 0। ईयर 0 में अगर $100 जो है वो बराबर होता है 1 पेंसिल के, आप एक पेंसिल $100 की ले लेते हो, तो ईयर 1 में यानी आज से 1 साल बाद 1 पेंसिल, एक पेंसिल जो है वो कितने की होगी? $120 की हो जाएगी। यानी आज के $100 1 साल बाद के $120 के बराबर हैं। यानी 1 साल बाद के $120 आज के $100 के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो करेंसी है, वो आपके जो नोट्स हैं, आपकी जो मनी है, वो वैल्यू लूज कर देती होती है। अब उसके क्या रीजंस हैं? उसके रीजंस ये हैं, नंबर 1, कम जो कंट्री है उसमें महंगाई होती है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपने बिजनेस टेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है। आपने कंट्री की इकोनॉमी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपने जो है वो पढ़ी हुई है। आपने एक्सचेंज रेट्स जो है वो पढ़े हुए हैं। आपने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं ये पढ़े हुए हैं, जो एक कंट्री की करेंसी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ये वो तमाम रीजंस हैं जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ये वो तमाम रीजंस हैं जो आपके करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो याद रखिएगा, अगर आज आप एक चीज $100 में खरीद रहे हो, आपको वो चीज $100 में 1 साल बाद नहीं मिलेगी। दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन पे बैक मेथड जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कंसिडर करता ही नहीं है। वो तो आपको ये कहता है कि भाई 10,000 साल बाद भी अगर आपको 10,000 मिल रहे हैं, वो 10,000 के ही बराबर हैं। तो दैट इज वाई कंपनी कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ पे बैक मेथड के बेसिस पर नहीं बनाती। तो अगर एमसीक्यू आ जाए, उसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि किस रीजंस की वजह से पे बैक मेथड पे आपकी करेंसी जो है, आपकी जो कंपनी है वो वैल्यू नहीं करती। तो द रीजन इज कि आपका जो पे बैक मेथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। यहां तक आई नहीं होप सो। करता। नहीं करता मतलब कि आपकी जो कंपनी है वो सिर्फ पे बैक की बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेगी। रीजन इज पे बैक मेथड डज नॉट फॉलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी जी। कॉन्सेप्ट? इट शोज, it tells, it explains that a specific amount of money worth today will not be equal to the same amount of money worth after 1 year, राइट? कि आज जो आपके जी। पैसे की वैल्यू है, 1 साल बाद वो वैल्यू उस पैसे की नहीं रहेगी। आप जो चीज एक स्पेसिफिक अमाउंट से आज खरीद सकते हो, वही चीज उसी स्पेसिफिक अमाउंट से 1 साल बाद आप नहीं खरीदोगे। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो पैसे है वो वैल्यू लूज कर देते हैं। दैट इज वाई इट्स अ वेरी फेमस सेइंग कि भाई आपके जो पैसे हैं, जो आपकी फिजिकल करेंसी होती है, उसको घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर कि आप उसको इन्वेस्ट कर दो। देखो, जितना आप पैसे को संभाल के रखोगे, ओवर द टाइम वो पैसा अपनी करेंसी वैल्यू लूज कर देगा। आज से 25 ईयर्स पहले की बात करूं तो गोल्ड की प्राइस, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो गोल्ड की प्राइस वो जस्ट 1000 और 1500 रुपीज पर कि एक लाइक जो पर 24 ग्राम्स, राइट? एक 24 ग्राम्स जो गोल्ड था उसकी प्राइस थी पाकिस्तानी 1000 से 1500 रुपीज। लेकिन 25 ईयर्स बाद आज एक 24 ग्राम्स जो आपका कैरेट गोल्ड होता है उसकी प्राइस अराउंड 300,000 पे पहुंच गई है।
राइट। तो देखो अगर एक बंदा जी ये कहता कि भाई मैं 1500 संभाल के रखूंगा और इसमें गोल्ड लूंगा, तो सोचो अगर वो 1500 का गोल्ड ना खरीदता तो आज जो है उस 1500 का उसको 1 ग्राम भी नहीं आना था। राइट। तो दिस इज व्हाट कि आपकी जो फिजिकल करेंसी है वो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो वैल्यू है उसको लूज कर देती है। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई। जी, यहां तक आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो प्लीज जी पूछ जी। लें, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। जी बिस्मा, आपका कोई नहीं। क्वेश्चन है? नहीं नहीं। जी अब्दुल्ला, आपका? नहीं नहीं सर। अच्छा, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मजीद। तो उसको हम कहते हैं नंबर 3, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। आपने याद रखना है, आप एक यूपी की क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको इंटरेस्ट से डील करना पड़ेगा। तो प्लीज अपने क्वालिफिकेशन और अपने रिलीजियस बिलीफ्स को अलग अलग रखिएगा। ठीक है। हम यहाँ पर ये जी लेकर चलेंगे कि इंटरेस्ट जो है इट्स लीगल, इट्स एक्सेप्टेबल। तो कोशिश कीजिएगा कि हम यहाँ पर कोई भी रिलीजियस बातें नहीं करें। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं कि भाई जब आप अपने बैंक में पैसे रखवाओगे तो उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ बेनिफिट्स आपको उस पर मिल रहे होंगे। लेकिन उस इंटरेस्ट की भी टाइप्स होती हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? इट इज द इंटरेस्ट दैट इज earned on the principal amount। अब आई डोंट नो पीएल वाला है या पीएलई वाला है, तो जो भी है आप इसको देख लें। पीएल बनाइए। अच्छा, पी एल वाला, ईएल वाला? PLE। LE, okay. It is the interest that is earned on the principal amount every year and remains same until and unless the percentage is changed। देखिए जी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ईयर जीरो में यानी आज जो है वो आपने $100 इन्वेस्ट किए हैं विद एन एनुअल interest rate of 10%, तो विच मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर जीरो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा? आपको $10 का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। 100 का 10% ले तो $10 बनता है। राइट। एट द एंड ऑफ ईयर जीरो आपके पास कितने पैसे पड़े होंगे? $110। ऐसा ही है। जब ईयर वन आएगा तो ईयर वन पे आपके पास कितने पैसे पड़े होंगे? $110। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कहता है कि हम आपको इंटरेस्ट किस अमाउंट पर देंगे? जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की होगी। यानी इसका मतलब है कि इस साल भी आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? $10। साल के आखिर में कितने पैसे पड़े हो जी गए? 120। जब ईयर टू आएगा तो ईयर टू के स्टार्ट में कितने पैसे पड़े होंगे? 120। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कहता है बेशक पैसे 120 पड़े हो, हम आपको इंटरेस्ट किस पर देंगे? प्रिंसिपल अमाउंट पर, द अमाउंट दैट यू इन्वेस्टेड। तो उसका $10 अगेन आ जाएगा। साल के आखिर में 130 आ जाएगा। आई होप सो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो द वेरी बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज द बेसिक टाइप ऑफ इंटरेस्ट in which interest is only calculated on the principal amount every year। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसको जी। बड़ा आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर वो हमसे ईयर 20 का पूछते तो हम ये नहीं करते कि ईयर 20 का 1 by 1 कैलकुलेट करें इंटरेस्ट। हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मैं चलो पी आर लिख देता हूं, और इसको आप मल्टीप्लाई करो आपका आर जो कि आपका इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल्स होता है, मल्टीप्लाई आप इसको कर देते हो आपके जितने टाइम के लिए जो है वो आपने करनी, सॉरी, जितने टाइम के लिए जो है वो आपने इसको यू क्या कहते हैं, जितने टाइम के लिए आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है। ब्रैकेट, अच्छा इसको हम यूं लिख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और इसमें ऐड कर दिया जाता है पहले साल। पहले साल तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ही होती है, राइट। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट में इसको ऐड कर दोगे। ये फॉर्मूला आप अपने पास लिख लें और फिर हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। चलो।